हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विज्ञापन, और इसे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो विज्ञापन का मतलब क्या होता है? विज्ञापन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को, किसी चीज को खरीदने के लिए या उसके बारे में जानकारी देने या लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोगों को अपने किसी वस्तु के बारे में, यानी अपने किसी चीज के बारे में या फिर अपने किसी सेवा के बारे में यानी सर्विस के बारे में बताते हैं ताकि उनका जो ध्यान है वो आकर्षित कर सके, वही विज्ञापन कहलाता है। उसे ही हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो ये तो था हमारा विज्ञापन का डेफिनेशन। अब विज्ञापन का काम क्या होता है? तो विज्ञापन नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देता है। यानी विज्ञापन से हमें किसी नई चीज़ के बारे में पता चलता है और उसकी सेवाओं के बारे में पता चलता है, उसके सर्विसेज के बारे में पता चलता है। दूसरा कि विज्ञापन का काम होता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता बताते हुए, यानी कि उसका इस्तेमाल बताते हुए, उसकी अच्छी बातें बताते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। तीसरा कि विज्ञापन का काम होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो कस्टमर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके अंदर इस वस्तु के प्रति रुचि यानी कि इंटरेस्ट और विश्वास पैदा करना। चौथा काम होता है विज्ञापन का कि हमारा जो विज्ञापन है वो लोगों को आसानी से याद रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा विज्ञापन बना दिया जो लोग भूल गए, तो हमें कुछ ऐसा विज्ञापन बनाना चाहिए जो लोगों को याद रहे। तो विज्ञापन जो है वो लोगों के स्मृति को प्रभावित करता है। पांचवा की जो विज्ञापन होता है उसमें हम कुछ छूट आदि के बारे में जानकारी देते हैं ताकि उसकी जो मांग है वो बढ़ती रहे, यानी कि उसका जो डिमांड है वो बढ़ता रहे। छठा की विज्ञापन जो है वो अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। यानी कि विज्ञापन में हमें ये कहा जाता है कि हमारा ये जो वस्तु है वो दूसरे कंपनियों से बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो ऐसी जानकारियां हमें विज्ञापन में मिलती है। तो ये तो था कि विज्ञापन का काम क्या होता है। अब हमें विज्ञापन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि हमें एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर में, सबसे ऊपर में, बीच में जिस वस्तु को हमें विज्ञापित करना है, जिस वस्तु का हमें एडवर्टाइजमेंट देना है, उसका नाम मोटे अक्षरों में यानी हाईलाइट करके लिखना चाहिए। दूसरा कि दाएं या फिर बाएं यानी कि लेफ्ट या राइट कोई भी किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। तीसरा कि बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बीच में जो वस्तु हम विज्ञापित कर रहे हैं, यानी जिस वस्तु का हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसके गुणों का उल्लेख करना चाहिए, यानी उसके अच्छी बातों को लिखना चाहिए। चौथा कि दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में बीच में हमें उस वस्तु का एक बड़ा सा चित्र देना चाहिए। पांचवा कि स्टॉक सीमित है या फिर जल्दी करें, ऐसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। छठा कि मुफ्त मिलने वाले सामानों या फिर छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि आपको ये मुफ्त मिल रहा है या फिर ये छूट है, इतने % का छूट है, तो ये बात जो है वो अवश्य लिखा होना चाहिए। सातवां कि ऊपर ही जगह देखकर हमें छोटी सी कोई तुकबंदी लिख देना चाहिए जिससे जो पढ़ने वाला है वो आकर्षित हो जाए। और आठवां कि संपर्क करें, संपर्क करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी हो गया या फिर फ़ोन नंबर, हमें ये सब देना चाहिए, लेकिन अपना पर्सनल फ़ोन नंबर कभी नहीं देना चाहिए। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें विज्ञापन बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम विज्ञापन का एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको विज्ञापन जो है वो अच्छे से बनाना आ जाए। तो हमें एक हेलमेट जो है वो बेचना है और हमें उसका एक विज्ञापन तैयार करना है। तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, वस्तु का नाम हाईलाइट करके, यानी कि मोटे अक्षरों में ऊपर बीच में लिखेंगे, जैसे कि रक्षक हेलमेट। ओके, फिर हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों में धमाका धमाका लिख देंगे। फिर हम लेफ्ट साइड में बीच में हम उसका गुण लिखेंगे,
मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षित रंग एवं डिजाइन। तो ये उसके गुण हो गए। फिर हम दाहिने में यानी कि राइट हैंड साइड में बीच में उसका एक चित्र दे देंगे। फिर हम स्टॉक सीमित है ऐसे प्रेरक शब्द लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे कि इस पर 15% की छूट है। फिर हम एक तुकबंदी लिख देंगे जिससे जो पढ़ने वाला है वो आकर्षित हो जाए, जैसे कि आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। फिर हम संपर्क करने के लिए एक फ़ोन नंबर दे देंगे, लेकिन हमें कभी भी अपना या फिर सही फ़ोन नंबर या फिर अपना पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए। फ़ोन नंबर की जगह पर कोई ईमेल आईडी भी दे सकते हो संपर्क करने के लिए। तो ये तो था हमारा विज्ञापन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ईमेल लेखन। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ईमेल यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, और जब हम किसी को डिजिटली कोई लेटर यानी पत्र लिखते हैं तो वही हमारा ईमेल होता है। ईमेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ईमेल दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। तो जो औपचारिक ईमेल होता है उसे हम किसी कंपनी या सरकारी कामकाजों के लिए लिखते हैं, और जो अनौपचारिक ईमेल होता है उसे हम अपने रिश्तेदारों के लिए, माता पिता या दोस्तों के लिए लिखते हैं। तो चलिए ईमेल का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें भी मार्क्स होता है। तो चलिए ईमेल का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम जिसे हिंदी में प्रेषक कहते हैं। तो प्रेषक वो होता है जो ईमेल को भेज रहा है, यानी भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेषक लिखकर लिखेंगे abc@gmail.com। फिर आता है हमारा टू जिसे हिंदी में प्रेषिती कहते हैं। तो प्रेषिती वो होता है जिसे ईमेल मिल रहा है, यानी कि जो ईमेल को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेषिती का ईमेल आईडी देंगे xyz@gmail.com। फिर आता है सीसी जिसे कार्बन कॉपी कहते हैं। तो देखिए कार्बन कॉपी क्यों यूज़ होता है। अगर हमें एक ही ईमेल को एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमें एक ही ईमेल 15 लोगों को भेजना है, तो सबसे पहले हम पहले बंदे का ईमेल आईडी प्रेषिती की जगह पर लिखेंगे और बाकी जो बंदे हैं उनका ईमेल आईडी कार्बन कॉपी की जगह पर लिखेंगे। तो एक ही ईमेल सभी लोगों के पास चला जाएगा। और एक और बात कि आपने जिन लोगों को भी ईमेल भेजा है, आपने जिन 15 लोगों को ईमेल भेजा है, उन सभी को पता रहेगा कि उनके अलावा और किन किन 14 लोगों के पास वो ईमेल गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बीसीसी। बीसीसी जिसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उन लोगों का ईमेल आईडी होता है जिन्हें हमें ईमेल भेजना तो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बाकी लोगों को पता चले कि हमने इन्हें भी ईमेल सेंड किया है। जैसे कि मान लीजिए कि ABCD ये 4 लोग हैं और इन चारों को हमें ईमेल भेजना है। तो सबसे पहले हम एक ही ईमेल आईडी जो है वो टू की जगह पर यानी प्रेषिती की जगह पर लिखेंगे, और BC की ईमेल आईडी हम CC की जगह पर यानी कार्बन कॉपी की जगह पर लिखेंगे। लेकिन जो D बंदा है उसे भी हम ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ABC ये जो तीनों हैं इनको पता चले कि हमने D को भी ईमेल भेजा है। इसलिए हम D की जो ईमेल आईडी है उसे BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी की जगह पर उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे, जिससे जब हम ईमेल भेज देंगे तो ABC इन तीनों को पता रहेगा कि हाँ इन तीनों के पास ही एक ही ईमेल पहुंचा है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहेगा कि इन तीनों के अलावा D के पास भी सेम ईमेल जो है वो गया है। तो ऐसे BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एग्ज़ाम में CC या BCC लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही बंदे को ईमेल लिखने के लिए आएगा, एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल लिखने के लिए नहीं आएगा। तो आपको BCC और CC का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आपका फॉर्मेट जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि प्रेषिती यानी टू के बाद जो है आपका सीधा विषय आ जाएगा, और जो CC और BCC है वो नहीं होंगे। तो विषय में आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपको ईमेल लिखना है उस टॉपिक का नाम 5 से 7 शब्दों में लिखना होता है, इससे ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल मत करना। ओके। तो विषय के बाद हम संबोधन लिखते हैं, जैसे श्रीमान जी, महोदय जी, प्रिय आदरणीय चाचा जी। तो ये जो श्रीमान जी और महोदय जी है ये हम फॉर्मल यानी कि जब हम
औपचारिक ईमेल लिखते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संबोधन देने के लिए, और जब हम अनौपचारिक ईमेल लिखते हैं तो प्रिय, आदरणीय चाचा जी, मामा जी, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम 2 पार्ट में ईमेल लिखते हैं, ईमेल का बॉडी लिखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में लिखते हैं, और दूसरा पार्ट में हम कंक्लूशन लिखते हैं, यानी कि ईमेल को ख़त्म करते हुए लिखते हैं कि मुझे आशा है कि आप मेरा काम करवा देंगे, या फिर अगर आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो तो आप लिखोगे कि मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे कंक्लूशन लिखते हैं। फिर लास्ट में धन्यवाद करके अपना नाम क ख ग लिख देते हैं। फिर आ जाता है हमारा अटैचमेंट, यानी फाइल जोड़े, जिसमें हम अपना PDF फाइल या कोई पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देते हैं, ईमेल के साथ लगा देते हैं। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा अटैचमेंट, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका धन्यवाद के बाद ही फॉर्मेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस ईमेल को और अच्छे से दिखाने के लिए इसे कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर बना सकते हो। इससे आपका ईमेल जो है वो देखने में अच्छा लगेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बना दोगे तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ये देखने में अच्छा लगेगा और आपका ईमेल कुछ हटके होगा। हटके नहीं, मतलब सही ढंग का होगा। तो ये तो था हमारा ईमेल का फॉर्मेट। और एक और बात कि ईमेल का जो फॉर्मेट है वो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों के लिए एक ही होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो ये होता है कि जब हम बॉडी लिखते हैं ईमेल का, यानी कि जब हम औपचारिक ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें हम एक अलग तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम अनौपचारिक ईमेल, यानी कि जब हम अपने दोस्तों को या फिर माता पिता को ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें हम जैसे बात करते हैं वैसे ही ईमेल लिख देते हैं। लेकिन जब हम औपचारिक ईमेल लिखते हैं तो उसमें एक सही ढंग से भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बस औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल में अंतर होता है। तो चलिए एक औपचारिक और एक अनौपचारिक ईमेल का उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ईमेल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान ले कि आपको अपने किसी साथी को यानी कि मित्र को अपने जन्मदिन समारोह में आमंत्रित करना है, तो इस पर आपको एक ईमेल लिखना है। तो ये कौन सा ईमेल हुआ? ये अनौपचारिक ईमेल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक, क्योंकि ये हिंदी एग्ज़ाम है तो आपको हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप फ्रॉम नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप प्रेषक लिखोगे। ओके, फिर लिखेंगे ईमेल ID xyz@gmail.com। फिर लिखेंगे हम प्रेषिती abc@gmail.com। CC या BCC नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही पर्सन को ईमेल भेजना है, इसलिए। तो अब हम विषय लिखेंगे निमंत्रण जन्मदिन समारोह के लिए। फिर हम लिखेंगे प्रिय। फिर हम लिखेंगे बॉडी, उम्मीद है कि यह मेल आपको सर्वोत्तम यानी कि सही समय में आपको खोज लेगा। मुझे आपको अपने जन्मदिन समारोह में 15 अप्रैल 2023 को ABC होटल में रात 7 बजे से रात 10 बजे तक आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। फिर दूसरा पार्ट हम लिखेंगे आपको हमारे साथ सभा में आना और जाना चाहिए। हम कुछ अविश्वसनीय यादें और कुछ मज़ेदार बातें करेंगे। फिर आप लिखोगे जल्द ही हम फिर मिलेंगे क ख ग। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास, अपने क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने के लिए यानी पार्क बनवाने के लिए एक ईमेल पत्र नगर निगम अधिकारी को लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक abc@gmail.com, फिर प्रेषिती mca@gmail.com। तो CC और BCC नहीं आएगा क्योंकि एक ही बंदे को ईमेल लिखना है, इसलिए। तो हमारा विषय आ जाएगा इसके बाद, क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु। फिर हम लिखेंगे निगम उद्यान अधिकारी। फिर हम अपना बॉडी कुछ ऐसे शुरू करेंगे, महोदय मैं वाराणसी जिले के हैप्पी होम कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास नगर निगम का कोई पार्क नहीं है। पार्क ना होने के कारण जो परेशानी होती है उसके बारे में आप लिखोगे कि पार्क ना होने के कारण इस क्षेत्र के नागरिक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि पार्क की वजह से ही वायु शुद्ध मिलती है और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे और पार्कों का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर आप सेकेंड पार्ट यानी कि कंक्लूजन कुछ ऐसे लिखोगे, इसलिए हम सभी प्रबुद्ध नागरिक आपसे अनुरोध करते हैं कि
इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। पार्क के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। पार्क विकसित करने की उचित कार्यवाही शुरू करने की कृपा करें, इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। फिर आप लिखोगे धन्यवाद भवदीय, फिर अपना नाम अ-ब-स। फिर आप बॉक्स बना देना, इस ईमेल को बॉक्स में कर देना, इससे आपका ईमेल जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था हमारी ईमेल राइटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट जो है वो अच्छे से देख लेना, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स होता है। हम है सूचना लेखन और इसे इंग्लिश में नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो सूचना का मतलब होता है कि जब हम व्यक्तियों को, लोगों को कोई विशेष जानकारी देते हैं लिखकर, उसे ही हम सूचना कहते हैं। यानी कि दिनांक यानी कि डेट और स्थान यानी कि प्लेस के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। तो ये तो था हमारा सूचना क्या होता है। सूचना लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, यह हमें पता होना चाहिए। दूसरा कि सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा कि सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है, यानी कि हम जिस बारे में सूचना लिख रहे हैं उसकी समय सीमा यानी कि लास्ट जो डेट है वो कितनी है, अंतिम जो दिनांक है वो कितनी है। चौथा कि समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए, यानी हम जो सूचना लिख रहे हैं उसका समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि हम अगर किसी कार्यक्रम के बारे में सूचना लिख रहे हैं तो उसका समय और दिनांक जो है वो अच्छे से लिखा होना चाहिए। पांचवा की सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूचना जो होती है उसे हमेशा कम शब्दों में लिखा जाता है। छठा की यदि आपके प्रश्न पत्र में यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सूचना लेखन की जो वर्ड लिमिट दी गई है तो उतना ही आप लिखने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सातवां की सूचना में स्थान और पता जो है वो सही लिखा होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्लेस और एड्रेस है वो सही होना चाहिए। आठवां की सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। पद यानी कि डेजिग्नेशन, यानी कि जो सूचना लिख रहा है या सूचना जो दे रहा है उसका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें सूचना लिखते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। अब हम सूचना लेखन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सूचना लेखन का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था का नाम लिखते हैं, यानी कि जो संस्था सूचना दे रही है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद हम सूचना शब्द जो है उसको मिडिल में यानी कि बीच में लिखते हैं। तीसरा कि उसके बाद हम डेट लिखते हैं यानी दिनांक लिखते हैं। उसके बाद दिनांक के बाद हम विषय लिखते हैं, यानी कि सूचना का जो टॉपिक है उसको लिखते हैं। और जो हम विषय लिखते हैं वो कम शब्दों में लिखा होना चाहिए, 4 से 5 शब्दों में विषय का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम सूचना का जो विषय है उसके बारे में लिखते हैं, यानी अपना सूचना, अपना नोटिस जो है उसको लिखते हैं। फिर लास्ट में हम सूचना देने वाले का नाम और उसका पद यानी कि डेजिग्नेशन लिखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सूचना लेखन जो है वो हमेशा एक बॉक्स में होता है। तो सब कुछ लिखने के बाद हम इस सूचना को एक बॉक्स में कर देंगे। तो ये तो था हमारा सूचना लेखन का फॉर्मेट। तो चलिए सूचना लेखन के कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको सूचना लेखन और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास पहला उदाहरण है कि आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा या फिर छात्र सचिन मेहरा है। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर आपको 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना है जो कि है शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली। फिर हम उसके ठीक नीचे बीच में सूचना शब्द जो है वो लिखेंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के डेट यानी कि दिनांक लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कि है 10 मार्च 2023।
फिर हम एक लाइन छोड़ के अपना विषय का नाम लिखेंगे, यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे, जो कि है परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाना। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपने विषय के बारे में, यानी कि अपने टॉपिक के बारे में लिखेंगे कि सभी को यह सूचित किया जाता है कि 8 मार्च 2023 को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक 236752 है। यदि यह किसी को भी मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। फिर आप एक लाइन छोड़ के अपना नाम लिखोगे, खुशी मेहरा अगर लड़की हो तो, और अगर लड़का हो तो सचिन मेहरा। फिर आप अपना पद लिखोगे, छात्र या छात्रा कक्षा 10A। तो ऐसे आपको सूचना लिखना है और इसे हम एक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा सूचना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि स्कूल में छुट्टी के दिनों में भी जो योग क्लासेस है, योगा क्लासेस वो चल रही है, तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं। तो इस पर हमें एक नोटिस, एक सूचना लिखना है और यहाँ वर्ड लिमिट हमें 30 शब्द दिए गए हैं। तो चलिए अपना सूचना जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमें कोई विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे कि JCT पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। तो ये हमारा संस्था का नाम हो गया। फिर हम इसके ठीक नीचे सूचना शब्द जो है वो मिडिल में लिखेंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 10 मार्च 2023। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपना विषय का नाम यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे बीच में ही, प्रातः काल में योगाभ्यास कक्षा। फिर हम एक लाइन छोड़ के अपना विषय के बारे में लिखेंगे, जो कि कुछ ऐसे होगा कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी योग अभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को दे सकते हैं। नाम देने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2023 है। फिर आपको योग अभ्यास कार्यक्रम ऐसे लिखकर उसका स्थान, समय और दिनांक लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे योग अभ्यास कार्यक्रम, फिर उसका स्थान लिखोगे बास्केटबॉल मैदान, फिर समय लिखोगे प्रातः 6 से 7 बजे और फिर आप दिनांक लिखोगे प्रत्येक शनिवार एवं रविवार। फिर आप एक लाइन छोड़ के अपना नाम दे दोगे और फिर अपना डेजिग्नेशन यानी कि आपका जो पद है प्रधानाचार्य। फिर आप इस नोटिस को एक बॉक्स में कर देना। तो ये हमारा जो नोटिस है, हमारा जो सूचना है वो कंप्लीट है। तो ऐसे आपको सूचना लिखना होता है। तो ये पत्र लेखन, तो किसी का हाल चाल पूछने के लिए हम संदेश भेजते हैं, तो संदेश भेजने के लिए हम पत्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के समय में ईमेल या फ़ोन से ही संदेश तुरंत पहुंचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी पत्र जो है वो आज भी लिखे जाते हैं और भेजे जाते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कि पत्र में अनावश्यक बातें लिखने या किसी बात को दोहराने से बचना चाहिए। दूसरा कि पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा कि पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। और पांचवा कि पत्र की समाप्ति, यानी कि जब हम अपने पत्र को खत्म करेंगे तो उसका जो समाप्ति है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि पत्र का जो संदेश है वो स्पष्ट हो सके। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें पत्र लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र यानी जो पत्र हम प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को, संपादक यानी कि एडिटर को, पुस्तक विक्रेता यानी बुक सेलर आदि को किसी विशेष कारण के लिए लिखते हैं, वे सभी पत्र जो है वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र यानी जो पत्र हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को लिखते हैं, वे सभी पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं।
तो चलिए सबसे पहले औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद लिखते हैं। उसके बाद हम संस्था का नाम यानी जहां पत्र भेज रहे हैं उस संस्था का नाम लिखते हैं। फिर हम शहर का नाम लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम विषय लिखते हैं और फिर एक लाइन छोड़ के हम संबोधन लिखते हैं, जैसे कि श्रीमान जी, आदरणीय, महोदय, महोदया। फिर हम बॉडी लिखते हैं, लेटर का जो बॉडी होता है वो लिखते हैं। और फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखते हैं और फिर एक लाइन छोड़ के भवदीय, भवदिया, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी लिखते हुए अपना नाम लिखते हैं। तो ये तो था हमारा औपचारिक लेटर का फॉर्मेट। तो औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शिकायती पत्र, जिसमें हम शिकायत करने के लिए पत्र लिखते हैं। दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र, जिसमें हम व्यापार से संबंधित पत्र लिखते हैं। तीसरा होता है आवेदन या प्रार्थना पत्र, जिसमें हम प्रार्थना करने के लिए पत्र लिखते हैं, यानी प्रार्थना करते हुए पत्र लिखते हैं, जैसे कि हमें छुट्टी चाहिए प्रधानाचार्य जी से। तो ये सारे जो पत्र होते हैं वो आवेदन पत्र कहलाते हैं। और एक और होता है संपादक को लिखे जाने वाला पत्र, यानी कि जब हम किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखते हैं तो वो सभी संपादक पत्र होते हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी पत्र के एक एक उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपको पत्र जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और इनके फॉर्मेट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो ये हमारे पास शिकायती पत्र का एक टॉपिक है कि अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखिए। तो पत्र लेखन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें जिसे पत्र भेजना है उसके पद का नाम लिखना होगा। तो हमें पोस्ट मास्टर को पत्र भेजना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोस्ट मास्टर। फिर हम संस्था का नाम लिखेंगे जो कि होगा उप डाकघर पोखर खाली। फिर हमें एक शहर का नाम लिखना होगा, अपने अनुसार हम शहर का नाम लिख देंगे अल्मोड़ा। फिर हम एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे, विषय होगा हमारा पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता के संबंध में। फिर हम एक लाइन छोड़ के महोदय लिखेंगे। फिर हम पत्र का जो बॉडी है वो लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान मोहल्ला दुंगाधारा के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय से नहीं बंटती है, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा होती है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के भवदीय, फिर अपना नाम क ख ग और फिर अपना एड्रेस यानी कि पता लिखेंगे, जो कि कुछ ऐसे होगा 15 दुंगाधारा अल्मोड़ा उत्तराखंड। फिर हम दिनांक लिखेंगे, यानी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे। तो कुछ ऐसे हमारा शिकायती पत्र लिखा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की हमने जो ये एड्रेस लिखा है अपना, ये एड्रेस आप सबसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये भी फॉर्मेट जो है वो सही है। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास व्यावसायिक पत्र का। तो इसका टॉपिक है कि आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें एड्रेस दे रखा है, हमें किसको पत्र लिखना है ये भी दे रखा है और साथ ही उसका एड्रेस यानी पता भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमें किसको पत्र भेजना है, हमें व्यवस्थापक को पत्र भेजना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वश्री व्यवस्थापक और फिर हम एड्रेस यानी उसका पता लिखेंगे जो कि है नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी उत्तर प्रदेश। और फिर हम एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे जो कि है पुस्तक मंगवाने हेतु। फिर हम एक लाइन छोड़ के महोदय लिखेंगे। फिर हम पत्र की जो बॉडी है, जो विषय है, उसके बारे में लिखेंगे। निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया इन्हें शीघ्र ही बीपी डाक द्वारा लिखे गए पते पर भेज दे। बीपी आते ही छुड़ा ली जाएगी। फिर आप पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम और आपको कितनी कॉपियाँ चाहिए, कितनी प्रतियाँ चाहिए वो आपको मेंशन करना पड़ता है, वो आपको लिखना पड़ता है। तो हम हिंदी व्याकरण हमें पुस्तक का नाम लिखेंगे,
और इसके कवि लेखक का नाम पंडित कामता प्रसाद गुरु, और इसकी प्रतियां यानी इसकी एक कॉपी चाहिए हमें, एक प्रति। फिर हम हिंदी का सरल भाषा विज्ञान, और इसके लेखक का नाम गोपाल लाल खन्ना, और इसकी भी हमें एक प्रति चाहिए यानी एक कॉपी चाहिए। तो ऐसे ही आप कुछ किताबों का नाम, उनके लेखक का नाम और आपको कितनी प्रतियां यानी कितनी कॉपीज चाहिए आप लिख देना। तो ये हमारे पुस्तक का नाम, लेखक और प्रतियां हो गई। फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, एक लाइन छोड़ के भवदीय, फिर अपना नाम क ख ग। तो याद रहे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको अपना नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको क ख ग लिखना है। फिर आप अपना पता लिख दोगे, 19 कौशलपुरी कानपुर, और फिर नीचे दिनांक यानी कि डेट, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन का डेट। एक संपादकीय पत्र देख लेते हैं, संपादक को लिखे जाने वाला पत्र। तो अपने शहर में उत्पन्न पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम संपादक महोदय, फिर एक समाचार जो न्यूज़पेपर का नाम होता है, एक किसी न्यूज़पेपर का नाम दे देंगे जैसे कि दैनिक स्वतंत्र भारत। फिर हम विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश पता दे देंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे, अल्मोड़ा में पानी की समस्या। फिर हम एक लाइन छोड़ के महोदय लिखेंगे। फिर हम विषय के बारे में लिखेंगे कि आपके दैनिक समाचार पत्र में अल्मोड़ा में पानी की समस्या पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। आशा है कि आप इसे प्रकाशित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। पिछले 2 सप्ताह में यहाँ पानी की बड़ी समस्या हो गई है। नलों में पानी नहीं आता है, यदि आता भी है तो बहुत कम मात्रा में आता है। एक बाल्टी पानी के लिए काफी समय बर्बाद हो जाता है। स्रोतों पर बड़ी भीड़ होती है, पानी की पूर्ति न होने से घंटों इंतजार करना पड़ता है। आजकल अल्मोड़ा में ऐसा लग रहा है जैसे पानी का अकाल पड़ गया हो। फिर आप लिखोगे, जल विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। कर्मचारी बात को लापरवाही से टाल देते हैं। अतः अधिकारी वर्ग से निवेदन है कि नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जल पूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे समय पर पानी मिल सके। तो औपचारिक का जो बॉडी होता है उसको 2 पार्ट में लिखना होता है। पहले पार्ट में हम अपनी समस्याओं के बारे में लिखते हैं और दूसरे पार्ट में हम निवेदन करते हैं उनसे कि हमारी कठिनाइयों पर ध्यान दें और इसे हल करने की कोशिश करें, जैसा कि हमने इस पत्र में दिखाया है। फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, फिर हम एक लाइन छोड़ के भवदीय, फिर अपना नाम क ख ग और अपना पता लिख देंगे और फिर नीचे में दिनांक। तो एक और है हमारे पास आवेदन पत्र, जिसे प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है। तो इसका टॉपिक है कि दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके पद का नाम लिखेंगे जो कि होगा प्रधानाचार्य महोदय। फिर हम स्कूल का नाम लिख देंगे जो कि डीएवी स्कूल। फिर हम एड्रेस, उसका पता रामनगर दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के विषय बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। फिर एक लाइन छोड़ के महोदय और फिर हम विषय के बारे में लिखेंगे यानी टॉपिक के बारे में लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक कोई भी आप डेट डाल दोगे, कोई भी आप डेट मेंशन कर दोगे, निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्य में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे इतना दिन से लेकर इतने दिन तक कोई भी आप डेट जो है वो मेंशन कर देना तक का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद और एक लाइन छोड़ के आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, अपना कक्षा, अपना रोल नंबर और डेट मेंशन कर देना। तो कुछ ऐसे हम प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस पत्र में हमें अपना एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो दूसरा है हमारे पास अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। सबसे ऊपर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम अपना पता लिखते हैं, फिर हम दिनांक यानी कि डेट लिखते हैं, फिर हम
संबोधन यानी कि प्रिय, आदरणीय, पूजनीय ऐसे संबोधन लिखते हैं और फिर हमें इसमें अभिवादन भी लिखना होता है। तो हम नमस्ते, चरण स्पर्श, सस्नेह ऐसे अभिवादन लिखते हैं। फिर हम पत्र लिखने का कारण और पत्र की जो आवश्यक बातें होती हैं वे सभी लिखते हैं पत्र की बॉडी में, और फिर हम अंत में छोटे बड़ों को स्नेह प्रणाम आदि लिखते हैं। फिर अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त कर देते हैं। तो ये तो था अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। तो चलिए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है रुपए भेजने के लिए पिता को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम अपना पता यानी कि एड्रेस लिखेंगे, चौक भोपाल मध्य प्रदेश। फिर एक लाइन छोड़ के डेट यानी दिनांक लिखेंगे, यानी जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के संबोधन जैसे कि आदरणीय पिताजी, फिर अभिवादन, सादर प्रणाम, फिर अपना बॉडी का पहला अनुच्छेद, पहला लाइन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। फिर अपना दूसरा अनुच्छेद, मेरी वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। हमारे कॉलेज में भी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है ताकि सभी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सके। हमें प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाता है और रोज उसकी जांच भी की जाती है। कई प्रकार के परियोजना कार्य भी हमसे बनवाए जा रहे हैं ताकि हम परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो सके। हाल ही में कॉलेज में हमें एक बड़ा परियोजना कार्य मिला है जिसे पूरा करने के लिए मुझे 1000 रुपए की ज़रूरत है। यह परियोजना कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंक हमारे अंक पत्र में जोड़े जाएंगे, इसलिए कृपया मुझे 1000 रुपए भेज दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रुपयों का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर आप तीसरा अनुच्छेद लिखोगे, माँ को मेरा प्रणाम और छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। फिर एक लाइन छोड़ के आपका बेटा या बेटी, फिर आपका नाम क ख ग। तो ये था हमारा पत्र लेखन का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद लेखन, और इसे इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद यानी जब हमें कोई एक टॉपिक, एक विषय दिया होता है और हमें उसके ऊपर लिखना होता है, उस विषय के बारे में हमें लिखना होता है। तो अनुच्छेद लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि हमें जो टॉपिक दिया हुआ है, हमें उसके बारे में पहले कुछ बिंदु बना लेना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमें उनका कुछ पॉइंट्स बना लेना चाहिए। फिर उस पॉइंट्स के हिसाब से हमें अपना जो अनुच्छेद है, अपना जो पैराग्राफ है, उसे लिखना चाहिए। दूसरा कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष में वर्णन करना चाहिए, यानी कि कोई एक ही पक्ष में हमें वर्णन करना चाहिए। अगर हम उसके खिलाफ है तो हमें पूरा अनुच्छेद जो है वो उसके खिलाफ ही लिखना चाहिए, और अगर हम उसके पक्ष में हैं तो हमें पूरा अनुच्छेद जो है वो उस विषय के पक्ष में ही लिखना चाहिए। तो ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द जो है वो सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद जो है वो छोटा लिखना होता है। तीसरा कि अनुच्छेद का जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, यानी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। हमारा जो अनुच्छेद है वो स्पष्ट होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि जो अनुच्छेद पढ़ने वाला है वो अनुच्छेद को पढ़ के प्रभावित हो सके। चौथा कि हमें एक ही बात बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि एक ही बात बार बार दोहराने से आपका जो अनुच्छेद का शब्द है वो भी बढ़ जाएगा और आप शब्द सीमित से ज़्यादा लिख देंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पांचवा कि हमें विषय के बारे में ही लिखना चाहिए, हमें विषय से हटकर कुछ उल्टा फुल्टा नहीं लिखना चाहिए, यानी विषय के बारे में ही लिखना चाहिए और विषय पर ही लिखना चाहिए। छठा कि शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अपना अनुच्छेद जो है वो लिखना चाहिए। सातवां कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। आठवां कि विषय से संबंधित आप कोई स्लोगन या फिर कविता की लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका जो अनुच्छेद है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली और रोचक लगेगा। नौवां कि अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ के अंत में निष्कर्ष समझ में आना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, यानी
आपका अनुच्छेद पढ़ रहा है तो जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा तो उसको विषय समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये अनुच्छेद इस विषय में लिखा गया है। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें अनुच्छेद लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए चलिए अनुच्छेद का एक उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पास विषय है, टॉपिक है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस पर हमें अनुच्छेद लिखना है यानी पैराग्राफ लिखना है। तो हम अपना पैराग्राफ कुछ ऐसे लिखेंगे कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ में नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। फिर आप अपने अनुच्छेद को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें दोहे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लिखोगे, संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। फिर आप अपना अनुच्छेद जो है वो कंटिन्यू करोगे। समय का एक एक पल बहुत ही मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो कुछ ऐसे आपको अनुच्छेद लिखना है। इसमें हमने अपने अनुच्छेद को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें दोहे का इस्तेमाल किया है और जब कोई हमारा ये अनुच्छेद पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये अनुच्छेद जो है वो समय कितना मूल्यवान है उस पर लिखा गया है, समय किसी के लिए नहीं रुकता इस पर लिखा गया है। तो कुछ ऐसे ही आपको अनुच्छेद लिखना है। इसकी भाषा भी जो है वो सरल है यानी सबको समझ में आए ऐसा है। तो कुछ ऐसे ही आपको अनुच्छेद लिखना होता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन पर वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। है लघु कथा लेखन। तो इस वीडियो में मैं आपको लघु कथा लेखन कैसे लिखते हैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी कहानी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो और सही ढंग का बना सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लघु कथा ये दो शब्द से मिलकर बना है। लघु यानी कि छोटा या छोटी और कथा का मतलब होता है कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी। तो लघु कथा यानी आपको छोटी स्टोरी लिखनी होती है। तो लघु कथा लिखने के लिए या तो आपको कुछ संकेत बिंदु यानी कि कुछ पॉइंट दिए हुए रहते हैं और आपको उन संकेत बिंदुओं को यानी कि उन पॉइंट्स को पढ़कर कहानी बनाकर लिखना होता है, या फिर आपको कोई चित्र दिया हुआ रहता है यानी कि कोई पिक्चर दिया हुआ रहता है और आपको उस पिक्चर को देखकर अपनी कहानी जो है वो बनानी होती है। तो अगर आपको कोई संकेत बिंदु दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको उनके बारे में सोचना है और एक कहानी अपने मन में ही बना लेना होता है। दूसरी बात कि आप जो कहानी बनाओगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो कहानी जो है वो सत्य पर आधारित हो। आपकी जो कहानी है वो काल्पनिक भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, आप उसे इमेजिन करके भी बना सकते हो। तीसरा कि आप जो कहानी का टाइटल दोगे यानी कि जो आप कहानी का शीर्षक दोगे वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। चौथा कि आप जो कहानी की शुरुआत करोगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा रुचिपूर्ण होना चाहिए ताकि जो कहानी पढ़ने वाला है वो आपकी कहानी को जब पढ़ेगा तो उसमें एक इंटरेस्ट आ जाए, शुरुआत में ही उसमें एक रुचि आ जाए ताकि वो आपकी कहानी को पूरा पढ़े। कि कहानी में आप जो शब्दों का इस्तेमाल करोगे वो ज़रूरी नहीं है कि आप भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करें, सरल शब्दों का इस्तेमाल करके भी एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। छठा कि आपकी जो कहानी है वो हमेशा भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में होनी चाहिए। जैसे कि एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था या एक गांव में एक किसान रहता था, तो कहानी हमेशा भूतकाल में होती है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा एक गांव में एक किसान रहता होगा
तो कहने का मतलब यह है कि कहानी जो है वो हमेशा भूतकाल में होती है, भूतकाल में लिखी जाती है। छठा कि कहानी में आपको पात्रों का चयन करना होता है, यानी कि आप जब संकेत बिंदु पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कैरेक्टर्स अपने कहानी में शामिल करने हैं, कितने पात्र आपको अपने कहानी में शामिल करने हैं। और अगर आपको कोई पिक्चर दिया हुआ है तो आप पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको अपने कहानी में कितने पात्र शामिल करने हैं, कितने कैरेक्टर्स आपको अपने कहानी में चाहिए, वो आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा। एक और बात कि आप जो कहानी में संवाद लिखोगे, यानी कि जो आप कहानी में डायलॉग्स लिखोगे पात्रों के यानी कैरेक्टर्स के, जो आप डायलॉग्स लिखोगे वो छोटे छोटे होने चाहिए। आपको बहुत ही भारी भारी और बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं लिखने हैं। एक और बात कि आपकी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये बात आपको लिखना है, यानी कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये चीज़ आपको लिखना है, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी आपको लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका कहानी का जो विस्तार है यानी कि जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए। तो क्योंकि ये एक लघु कथा है तो आप कोशिश करना कि आप अपनी कहानी को 100 से लेकर 120 शब्दों में ही लिखें, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक लघु कथा का उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास संकेत बिंदु है यानी कि पॉइंट्स है। पालतू चिड़िया, ताज़ा पानी और दाना, चालाक बिल्ली डॉक्टर का वेश धारण कर वहां पहुंची, स्वास्थ्य परीक्षण, बिल्ली की चाल को तुरंत समझ गई, दुश्मन बिल्ली, मायूस होकर बिल्ली वहां से चली गई। सबसे पहले हमें कहानी का शीर्षक यानी कि टाइटल सोचना होगा। तो हमें इस कहानी में क्या पता चल रहा है कि एक पालतू चिड़िया है जो पानी और दाना खाती है, फिर एक बिल्ली जो है वो डॉक्टर का वेश पहनकर उसका परीक्षण करने जाती है, उसको चेक करने जाती है, तो बिल्ली की चाल को वो समझ जाती है, फिर वो बिल्ली उसकी दुश्मन निकलती है, तो मायूस होकर बिल्ली वहाँ से चली जाती है। तो कुछ ऐसे हमें कहानी बनाना है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो बिल्ली से अपना जान बचाती है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो हम इसका टाइटल यहाँ पर शीर्षक जो है वो दे देंगे चालाक चिड़िया। तो हम कहानी कुछ ऐसे लिखेंगे कि एक व्यक्ति ने अपने पालतू चिड़ियों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाया। उस पिंजरे के अंदर चिड़िया आराम से रह सकती थी। वह व्यक्ति प्रतिदिन उन चिड़ियों को ताज़ा पानी और दाना देता। एक दिन उस व्यक्ति के अनुपस्थिति में एक चालाक बिल्ली डॉक्टर का वेश धारण कर वहां पहुंची और बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम सभी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ आई हूँ। समझदार चिड़ियाएं बिल्ली की चाल को तुरंत समझ गईं। वे उससे बोली, तुम हमारी दुश्मन बिल्ली हो, हम तुम्हारे लिए दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलेंगे, यहाँ से चली जाओ। तब बिल्ली बोली, नहीं नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगी, कृपया दरवाज़ा खोल दो। लेकिन चिड़िया उसकी बातों में नहीं आई, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आखिरकार मायूस होकर बिल्ली वहाँ से चली गई। तो ये हमारी कहानी थी। तो अब हम कहानी का शिक्षा लिखेंगे यानी मोरल ऑफ द स्टोरी लिखेंगे, यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो लिखेंगे कि समझदारी किसी भी मुसीबत को टाल सकती है। तो ये था हमारा लघु कथा लेखन का उदाहरण। तो कुछ ऐसे ही आपको लघु कथा जो है वो लिखना होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।